हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 8 में हम लोग बात करने वाले हैं कि इलास्टिक कोलिजन क्या होता है। तो इलास्टिक कोलिजन एक ऐसा कोलिजन है जिसमें मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। अब मोमेंटम कंजर्व मतलब आपको समझ में आ रही होगी कि जो इनिशियल मोमेंटम है वही फाइनल मोमेंटम भी होता है। और इतना ही नहीं, हम बोलेंगे यही मोमेंटम थ्रू आउट द जर्नी होता है। हम बोलेंगे थ्रू आउट द जर्नी। अब समझिए कि थ्रू आउट द जर्नी का मतलब क्या हो गया। हम बोले कि दो बॉल आए, टकराए, तो बिफोर टकराने के पहले बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम थी वो, टकराने के बाद की जो मोमेंटम है वो, और टकराने के टाइम पे जो मोमेंटम थी वो, ये सारे मोमेंटम जो होता है ना एक सिस्टम का, वो क्या होता है, कंजर्व होता है, कांस्टेंट होता है। ध्यान रखिएगा, एक सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, एक बॉडी की नहीं। ओके, बात समझ में आई। फिर हम बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी के बारे में क्या होता है। तो यहां पे है कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी फाइनल। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि इज नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन। समझाता हूं कैसे। देखिए क्या हुआ, एक बॉल आया और एक ये बॉल आया, ठीक है, दोनों आए और टकरा गए। दोनों जब टकराएंगे तो टकराने के पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगा। सही बात है, ये तो होगा। लेकिन जब टकरा रहा होगा तब समझो क्या हो रहा होगा। जब टकरा रहे होंगे तो क्या हो रहा होगा, ये रिफॉर्म कर गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे बनाता हूं कि थोड़ा सा ना ये दब गया होगा, मतलब ये ऐसा आके यहां पे ऐसा बन गया और ये ऐसा आके फिर से ऐसे बन गया। तो जब पहले गोल था, देख रहे हो, स्फीयर था, जब ये टकराया तो ऐसा चपटा हो गया। ठीक है, और चपटा हुआ तो क्या हुआ, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो गई होगी। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, पोटेंशियल एनर्जी यहां पे जनरेट हो गई होगी, जनरेटेड। अब पोटेंशियल एनर्जी कैसे जनरेट हुई होगी बेटा, टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है। कभी भी यूनिवर्स में एक सिस्टम की टोटल एनर्जी हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है, कंजर्व होती है। तो इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी में बदलाव हुआ होगा, काइनेटिक एनर्जी कम हुआ होगा और पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हुआ होगा। किस समय, ड्यूरिंग कोलिजन। तो हमने यहां पे बात किया है कि काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल होगी वो काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगी। लेकिन 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 तीन बार आपको बोलने का ये जरूरत था कि आप ध्यान रखें कि ड्यूरिंग कोलिजन काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है इक्वल। ओके, बात समझ में आ गई। अच्छा, हम बोलेंगे कि क्या, एक और पॉइंट यहां पे लिखता हूं कि टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल एनर्जी ड्यूरिंग थ्रू आउट द जर्नी। ठीक है, लिख देता हूं, थ्रू आउट द जर्नी, पूरे जर्नी में, मतलब ड्यूरिंग कोलिजन आप ले लो या कभी भी ले लो, तो हम क्या बोलते हैं कि टोटल एनर्जी तो थ्रू आउट द जर्नी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। क्या क्या बात किया हमने, मोमेंटम क्या होती है, मोमेंटम जो होती है इनिशियल और फाइनल, और ड्यूरिंग कोलिजन मतलब ऑल टाइम थ्रू आउट द जर्नी मोमेंटम इज कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल तो सेम होती है, लेकिन ड्यूरिंग कोलिजन बदल जाती है। अगली बात हमने किया कि पोटेंशियल एनर्जी की, तो ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी भी बदल जाएगी। और नेक्स्ट जो हमने बात किया कि काइनेटिक एनर्जी जो टोटल होगी वो क्या होगी, तो वो थ्रू आउट द जर्नी सेम रहती है। ये बात यूनिवर्सल है, ये बात हम लोग को पता है। यहां तक बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि हम अगर ग्राफ बनाना चाहें, जैसे हमने ग्राफ बनाया किसके किसके बारे में, तो मोमेंटम, यहां पे हमने लिया है मोमेंटम और यहां पे हमने लिया है टाइम, मोमेंटम वर्सेस टाइम। तो हम बोलेंगे मोमेंटम जो है थ्रू आउट द जर्नी ये क्या होती है, यहां पे सेम होती है। मैं यहां पे मान लीजिए यहां इस पॉइंट पे कोलिजन की बात कर रहा हूं, तो कोलिजन के पहले, कोलिजन के टाइम पे, कोलिजन के बाद हमेशा क्या है, मोमेंटम कांस्टेंट है। ओके, अब हम बात करना चाहें कि अगर काइनेटिक एनर्जी में बदलाव हुआ है तो कैसा हुआ होगा। तो मैं आपको समझाता हूं काइनेटिक एनर्जी में क्या हुआ होगा। काइनेटिक एनर्जी कुछ इस तरीके का होगा, ये लाइन सीधा बनाइएगा। काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग में ऐसे चल रही थी, ठीक है, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और यहां पे क्या हुआ, जब ये कोलाइड हुआ तो उस समय पे काइनेटिक एनर्जी कम हो गई अचानक और फिर से क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो हम बोलेंगे कि यहां पे कोलिजन हो रहा है बेटा, ये क्या बात चल रही है, यहां पे नीचे टाइम है, यहां पे काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी हमको दिख रहा है कि इनिशियल यहां पे, फाइनल भी हमको दिख रहा है, लेकिन ड्यूरिंग कोलिजन काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं है। यहां तक क्लियर हो गया बात। अच्छा, यहां तक बात अगर क्लियर हो गई है तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे पास एक सिचुएशन दिया हुआ है, हमारे पास दो मासेज हैं m1 और m2, जिसकी पहले जो वेलोसिटी थी, मतलब बिफोर कोलिजन की जो वेलोसिटी थी वो u1 एंड u2 था, यूट्यूब नहीं u2। तो ये किधर जा रहा था, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे। बट जब टकरा गए, कोलिजन हो गया, तो यहां पे मैं लिखता हूं कि
आफ्टर कोलिजन उनकी वेलोसिटी जो है ना वो हो गई है v1 और एक की हो गई है v2। मास में कोई फर्क नहीं पड़ा है, टूटा वगैरह नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के माध्यम से ना हम लोग प्रूफ करने वाले होंगे कि द रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, टकराने के पहले जो रिलेटिव वेलोसिटी थी दोनों की, वो इक्वल टू होगी रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। इस चीज को हम लोग यहाँ पे प्रूफ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि आपको पता है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि दिस इज अ इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। यहाँ पे सही कर लो, अच्छा भाई चलो, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बात चल रही है तो हम बोलेंगे कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, तो फाइनल मोमेंटम होता है। तो हम बोलेंगे इनिशियल मोमेंटम किसका, सिस्टम का। तो हम बोलेंगे पहले वाले को देखिए, हम बोलेंगे m1 u1 हो जाएगा प्लस m2 u2, सही आ रहा है। आफ्टर कोलिजन की क्या बात है, तो हम बोलेंगे m1 v1 प्लस m2 v2। देख लीजिए डायरेक्शन दोनों सबका एक ही तरफ है और हम इस तरफ वाले को पॉजिटिव मान रहे हैं। तो हमने बोला ठीक है। तो यहां से क्या आपके पास सिचुएशन निकल के आ रहा है, तो मैं अगर बोलूं कि भाई यहां से आ जाएगा m1 u1 माइनस v1, ठीक है, और यहां पे आ जाएगा m2 और v2 माइनस u2, सही है, u1 माइनस v1 एंड ओके। इसको हम फर्स्ट बना लेते हैं। अगली बार आपने बोला कि सर काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल है वही काइनेटिक एनर्जी फाइनल की होती है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल, हाँ, ड्यूरिंग के साथ बराबर नहीं होता है, मतलब ड्यूरिंग कोलिजन काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहती है। खैर उसकी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम बोलेंगे टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा, पहले तो हम बोलेंगे हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे हाफ m1 v1 स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा बेटा हाफ m2 v2 स्क्वायर। आप चाहो तो यहाँ से हाफ हाफ सब जगह का कैंसिल कर लीजिए, कॉमन लेके कैंसिल करना, ओके। यहाँ पे आप लिखोगे m1, यहाँ पे आता है u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर और यहाँ पे आता है बेटा m2 के साथ आ जाएगा v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। सो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो, इसको मान लो सेकंड बना लेते हैं अपन, ठीक है। ये हो गया ये ऊपर वाला फर्स्ट, नीचे आ गया सेकंड। अब क्या कर रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि डिवाइड कर दो फर्स्ट एंड सेकंड को। तो यहाँ लिख देते हैं कि डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। तो क्या आ जाएगा देखो, तो हम आप बोलोगे कि m1 u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे आ गया m1 u1 माइनस v1 और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा m2 और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि v2 का स्क्वायर और माइनस u2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ गया m2 और यहाँ पे है v2 माइनस u2। ओके, दोनों को अगर आप डिवाइड करो तो देखो सबसे पहले तो m1 और m1 को कैंसिल कर देना, यहाँ पे m2 और m2 को कैंसिल कर देना। अब ध्यान से देखो ऊपर में है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिखते हैं a प्लस बी एंड a माइनस बी। ये माइनस वाला उसके साथ कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आप बोलोगे u1 प्लस v1 आएगा और यहाँ पे बेटा आ जाएगा क्या लिखेंगे v2 प्लस u2। ओके, समझ रहा है कैसे कैसे कैंसिल हुआ, मैथमेटिक्स है, सिंपल कर लो इसको। अब हम क्या कर सकते हैं, लास्ट लाइन में लिख रहा हूं मैं कि भाई हम लिखेंगे u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। क्या आप ऐसे लिख सकते हैं? और ये देखो u1 माइनस u2 ये क्या है, ये हम बोलेंगे ये है रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। देख रहे हो u और u आया यहाँ पे, तो हम बोलेंगे बिफोर कोलिजन, bc लिख देता हूं। bc का मतलब समझ रहे हो ना, बिफोर कोलिजन कुछ अलग ही चल रहा है यहाँ पे। रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, ठीक है, AC लिख देता हूं। तो ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन और रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। और ये बात ना आपको अब रिजल्ट की तरह याद रखना है और यही हम लोग इस यहाँ पे कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग यही प्रूफ करने की कोशिश कर रहे थे कि ये चीज आना चाहिए। देखो आपने पीछे लिख रखा था कि टू प्रूव वाली बात, दिख रहा है आपको, ये चीज प्रूफ करनी थी और यही चीज आपने यहाँ पे क्या किया, प्रूफ किया। और इस रिजल्ट को अब हम बहुत जगह पे यूज करेंगे। बात समझ में आ गई? किसके लिए ये कहानी है, तो हम बोलेंगे ये कहानी है किसके लिए, विनोद के लिए नहीं, ये कहानी है किसके लिए, तो हम बोलेंगे इलास्टिक कोलिजन के लिए, फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ये विनोद बहुत आ रहा है नहीं। तो याद हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 पे आगे बढ़े। अब देखिए सवाल यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई बिफोर कोलिजन की कहानी ये वाला है, बिफोर कोलिजन यहाँ पे, ठीक है, BC लिख देता हूँ। और ये वाला कहानी क्या है, आफ्टर कोलिजन। तो मैं बोल रहा हूँ बिफोर कोलिजन की सिचुएशन ये है जिसमें 2 किलो और 3 किलो है, 5 मीटर और 2 मीटर की स्पीड से जा रहा है। और आफ्टर कोलिजन हमको नहीं पता कि दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी।
और यही चीज हम लोग को कैलकुलेट करना है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है कि दिस इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अभी अभी आपने पढ़ा था कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, यहां लिख देता हूं, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, समझ में आ रहा है ना, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, माइनस नहीं है, अच्छा चल, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। तो हम बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, तो आप बोलोगे ये 2 है सर, ये 5 है, तो 5 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है, 5 माइनस 2, या फाइनल को ले लो 2 माइनस 5 ले लो, चलो 2 माइनस 5, यहां पे क्या बोलेंगे, तो यहां पे आ जाएगा v2 माइनस v1, तो यहां पे कितना आता है, यहां पे आता है -3 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। ध्यान रखिएगा यहां पे पहले हम लोग को 5 लेना चाहिए, क्योंकि 5 माइनस 2 लेना चाहिए, हम लोग को बोला हुआ था यहाँ पे, याद कीजिए क्या लिखा हुआ था, यहां पे लिखा हुआ था u2 माइनस u1, ठीक है, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1, समझ रहे हो ना, यहां पे लिख देता हूं, चलो आपको लिखना है u1 माइनस u2 इज इक्वल टू, यहाँ पे उल्टा होता है v2 माइनस v1, ओके, तो u1 क्या है हमारे पास 5 है, तो 5 माइनस 2 लिखना चाहिए, यहाँ पे +3 आएगा। एनीवे ये आ गया अपना फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड कैसे लाएं, सेकंड इक्वेशन चाहिए होगा, क्योंकि आपको 2 वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ती है ना। तो आप बोलोगे कि एक काम करते हैं, मोमेंटम वाला बात ले लेते हैं कि मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू मोमेंटम फाइनल, मतलब बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन की बात चल रही है। तो मोमेंटम की बात अगर हो रही है तो हम बोलेंगे 5 2 जा 10 प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू, यहां पे क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 2v1 प्लस 3v2, ये आ गया आपका बेटा सेकेंड इक्वेशन। क्या इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमको v1 और v2 निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। तो आप लिख दीजिए 2v1 प्लस 3v2 इज इक्वल टू 16, यहां पे है बेटा अपने पास कि v2 माइनस v1, मतलब v2 प्लस में है और v1 माइनस में है। क्या करें, किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा पहले ये पूरा लिख लेते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 2v1 प्लस 3v2 इज इक्वल टू 16, यहाँ पे आता है माइनस 2v1 प्लस 3 नहीं 2v2, 2 लिखा है 2v2 इज इक्वल टू 6। सो अगर आप दोनों को जोड़ दो तो ये कट जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 5v2 इज इक्वल टू 22। सो v2 इज इक्वल टू नाउ 5 4 जा 20 और बचा 4.4 आई थिंक है ना, 4.4 मीटर पर सेकेंड v2 मिल गया। क्या आप v1 निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं, दोनों में से कोई एक ले लो, ये ले लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट वाला। तो हम बोलेंगे v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 3 था, v2 की वैल्यू आपको पता है कि 4.4 है, तो माइनस v1 इज इक्वल टू 3, सो नाउ v1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1.4। क्लियर है ये बात, तो v1 मिल गया आपको 1.4 मीटर पर सेकेंड, यहां पे आ गया 4.4 मीटर पर सेकेंड, माइनस किया था, हाँ बिल्कुल सही, ओके। सो यहाँ पे आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड था ना, सेकंड यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे के क्वेश्चन पे। अब देखिए कहानी अगेन जो है ना वो लगभग एक ही जैसा उसी जैसा सवाल है, बट यहाँ पे पूछा कुछ और है, जैसे एम पूछा है तो बोलता है ये कहानी जो है इस तरफ का जो सीन है ये है बिफोर कोलिजन का और ये है आफ्टर कोलिजन का। जैसे फेयर एंड लवली में देखा ना ऐड, 7 दिन पहले 7 दिन बाद, ठीक है, आपके चेहरे में ग्लो आ जाती है। तो क्या यार बात करते हैं हम लोग कि द वैल्यू ऑफ एम आपसे पूछा है, तो देखो सबसे पहले क्या कर लेना कि बोलना रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, और यहाँ पे आ गया रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, ये सब बातें आपको याद है। अब ध्यान रखिएगा रिलेटिव वेलोसिटी में यहाँ पे क्या करते हो, आप लिखते हो u1 माइनस u2, यहाँ पे लिखते हैं u1 माइनस u2 इज इक्वल टू क्या होता है, तो हम बोलते हैं v2 माइनस v1 होता है, ये उल्टा पलटा चलता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया आपके पास u1 कितना है, u है, ये 4 नहीं है, u है, ठीक से लिख दूं u मीटर पर सेकेंड, तो ये कितना है u माइनस क्या 0, ये तो रेस्ट पे था। अब आफ्टर कोलिजन में क्या कहानी चल रही है, तो आप बोलते हो कि सर ये वाला जो है ना ये हो गया है v2 कितना हो गया है, v हो गया है, और ये कितना है, तो ये है u/3। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? अच्छा, तो इसको क्या कर लेंगे, इसको अपन इधर ले आते हैं, तो ये क्या बन जाएगा u प्लस u/3 इज इक्वल टू v बन जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4u/3, सही है। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, हम लोग क्या लिखते थे कि v2 माइनस v1। अच्छा बेटा v1 जो है, v1 का जो वेलोसिटी है वो है इस तरफ माइनस u, तो हम बोलेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। समझ रहे हो यहाँ पे क्या लिखना चाहता हूं मैं, फिर से लिख के बताता हूँ, माइनस माइनस u/3 लिखना चाहते थे आप, तो यहाँ पे u प्लस 3 होगा और ये वाला प्लस उधर जाएगा तो अब माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे सही लिखिएगा, ठीक है, यहाँ पे गलत हो गया था, इसको 2 कर लो, 2u/3 इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू v। तो ये बात हमको समझ में आएगी, बहुत ज़्यादा हमने यहाँ पे डेकोरेटेड डॉट्स लगा दिए हैं, गलती हो गई है, इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है, ये रहा सही पार्ट। ओके, v की वैल्यू मिल गई बेटा यहाँ पे, v इज इक्वल टू कितना है 2u/3, लेकिन आपसे पूछा है मास, तो हम बोलेंगे मास के लिए आप क्या करोगे,
मोमेंटम वाली बात कर लेते हैं कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम है वो है 1 इंटू यू, तो यू आ गया, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे कि मोमेंटम यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे है एम वी माइनस 1 इंटू यू बाई 3, मतलब यू बाई 3। सो ये इधर आके क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा u प्लस यू बाई 3 इज इक्वल टू एम इंटू वी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा 4u अपॉन 3 इज इक्वल टू एम इंटू वी। और v के जगह पे क्या पुट करेंगे, v के जगह पे ये वाला बात पुट कर देना। तो यहाँ तो इसी तरीके से लिखा, और m के जगह पे m इंटू वी के जगह पे आपने लिखा 2u अपॉन 3, 3 यहाँ से बेटा कैंसिल, 2 और यहाँ 2u पूरा ही क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर 2 बन जाएगा। सो m इज इक्वल टू आ गया 2 क्या 2 kg, 2 kg। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, नियम वही लगेगा, फॉर्मूला वही लगेगा। अब इसी बीच आपसे पूछ ले कुछ भी। अब हम लोग बात करने वाले हैं एक नया टर्म के बारे में जिसका नाम है कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब ये क्या चीज होती है, तो देखिए ये हम लोग को बताता है कि ये किस टाइप का कोलिजन है। कोलिजन इनइलास्टिक है, इलास्टिक है कि पार्शियली इनइलास्टिक है, इसके बारे में हम लोग को बताता है। तो पहले हम बात करेंगे कि भाई ये ई को डिफाइन कैसे किया जाता है। तो हम बोलते हैं ई इज इक्वल टू होता है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। देखिए ये डीसी पांडे साहब का ये लैंग्वेज है कि इस तरीके से वो बताते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, दूर जाने का जो सेपरेशन है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मतलब बॉडी एक दूसरे से कैसे दूर जा रहा है, मतलब ये कब की कहानी होगी, ये कहानी होगी तो सेपरेशन की बात कब होगी, जब टकराएगा और कोलाइड होकर दूर जाएगा, सेपरेशन तभी होगा ना। तो सेपरेशन कब की कहानी है, तो हम बोलेंगे आफ्टर कोलिजन की कहानी है ये। और बिफोर कोलिजन की कहानी कौन सी हो गई कि अप्रोच, जब टकराने के लिए अप्रोच करेगा, अप्रोच कर रहा होगा तो हम क्या बोलेंगे, बिफोर कोलिजन की कहानी है। तो इस चीज को आप इस तरीके से याद रख लो या इस तरीके से याद रख लो, जैसे मर्जी आप वैसे याद रख लीजिए, बट आपको याद रहना चाहिए कि कैसा होगा कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसका क्या मतलब होता है, तो हम बोलेंगे इसका मतलब हो गया E इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन U2 या U1 माइनस U2। ठीक है, पहले यहाँ पे चेंज होता है। ठीक है, ऊपर में 2 माइनस 1, यहाँ पे नीचे में 1 माइनस 2, या फिर आप उल्टा भी लिख सकते हो, ऊपर में भी लिख सकते हो 1 माइनस 2 और नीचे में लिख सकते हैं 2 माइनस 1, बट ध्यान रखिएगा ये चीज उल्टा होना चाहिए। ओके, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि E इज इक्वल टू होता है V2 माइनस V1 बाई U1 माइनस U2। ध्यान रखिएगा अगर ये E इज इक्वल टू 1 होता है तो कहा जाता है कि इलास्टिक कोलिजन है। E इज इक्वल टू 1 रहा तो क्या हो जाता है, देखो अगर यहीं पे मैं फॉर्मूला में पुट कर दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू U1 माइनस U2। और ये चीज आपने पढ़ा था, हमने प्रूव भी किया था इस बात को। तो ये किसकी कहानी है, ये है कहानी इलास्टिक कोलिजन की। अगर ये इन इलास्टिक है तो E की वैल्यू होती है 0, E की वैल्यू क्या हो जाती है 0। अगर E की वैल्यू 0 हो जाएगी तो सोचिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा V2 इज इक्वल टू V1, यही आएगा V2 इज इक्वल टू कितना V1। लेकिन अगर ये पार्शियली इन इलास्टिक है, रियल लाइफ में ना हर चीज पार्शियली इन इलास्टिक होता है, तो पार्शियली इन इलास्टिक अगर होगा तो ये क्या होगा, E की वैल्यू 0 और 1 के बीच में कहीं पे लाई करेगा। बात समझ में आ गई कि पार्शियल क्या होता है, इन इलास्टिक क्या होता है और इलास्टिक क्या होता है। ओके, अब देखो हम लोग बात करने वाले हैं कि डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा इलास्टिक कोलिजन के अंदर। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक m1 मास है जिसकी वेलोसिटी है u1, और वही पुराना सिचुएशन जिसका एक का मास है m2 और उसका वेलोसिटी कितना है u2 है। ये बिफोर कोलिजन की कहानी है। आफ्टर कोलिजन में क्या हो गया, ये जो मास है ये चला रहा है v1 के स्पीड में अब दौड़ रहा है, और ये वाला जो मास है वो v2 की स्पीड में दौड़ रहा है। डायरेक्शन की फिक्र मत कीजिएगा, डायरेक्शन अगर हमने अज्यूम किया ऐसा, अगर आपका अगर डायरेक्शन उल्टा आएगा तो माइनस में आ जाएगा आपकी वैल्यू। ओके, तो हमको यहाँ पे लिख दिया हमने कि यहाँ पे है आफ्टर कोलिजन और ये वाली कहानी है बिफोर कोलिजन। ओके, अब हम बोलेंगे कि भाई यहाँ पे क्या हो सकता है कि आपको पता है कि अगर ये परफेक्टली इलास्टिक है, समझ लो परफेक्टली इलास्टिक में क्या होता है, आप बोलते हो कि U1 माइनस U2 इज इक्वल टू V2 माइनस V1 होता है। ओके, तो यहां से क्या आप V2 की वैल्यू निकाल सकते हो। सो V2 की वैल्यू यहां पे कितना आ जाएगा, ये वाला उठ के इधर चला गया। ठीक है, इधर चला गया तो क्या आ जाएगा, हम बोलेंगे U1 माइनस U2 प्लस V1। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक समझने में। अच्छा, यहां तक अगर आपको बात समझ में आती है, इसको मैं 1 लिख रहा हूं। अब आप समझो कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन वाली बात होती है। अब ये कहानी में आप क्या लिखेंगे कि बिफोर कोलिजन क्या क्या चल रहा है, तो हम बोलेंगे m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू क्या हो रहा है यहाँ पे, तो हम बोलेंगे m1 v1 प्लस m2 v2। अब आप v2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 और v2 के जगह पे आप लिख दोगे u1
माइनस U2 प्लस V1, सही है। और यहाँ पे क्या आ गया M1 U1 प्लस M2 U2। बोलो बात समझ में आ रही है ना, मेरे साथ बने रहो समझ जाओगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, तो हम लिखना चाहते हैं, अब क्या कीजिए ना, सबको अलग अलग कर लीजिए। हम बोल रहे हैं M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू हो जाएगा M1 V1 प्लस M2 U1। सो अब हमारे पास है M2 U1 और यहाँ पे है कि माइनस M2 U2 प्लस M2 V1। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब आपका मोटो क्या है, आपका मोटो है कि V1 निकाले। तो एक काम करते हैं, यहाँ से ना हम V1 कॉमन ले लेते हैं। तो V1 कॉमन लोगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ से M1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा M2, ओके। और बाकी सबको ना उधर भेज दो, मतलब ये सब उठ के कहाँ चले जाएंगे, उस तरफ। तो उस तरफ आएंगे तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा M1 U1 प्लस M2 U2 और माइनस में कौन कौन आ गया देखो, अपने यहाँ से V1 कॉमन लिया, मतलब ये आ जाएगा माइनस M2 U1 और यहाँ पे आ जाएगा बेटा प्लस, प्लस क्या, प्लस M2 U2, सही है। अब आप क्या करोगे, यहाँ से U1 कॉमन ले लो और U2 कॉमन ले लो। तो बताओ क्या आएगा, U1 अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे आएगा M1 माइनस M2 और बेटा यहाँ पे अगर U2 कॉमन ले लो तो आ जाएगा M2 ट्वाइस ऑफ M2 U2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास M1 V1 और M1 प्लस M2। अब थोड़ा ऊपर कर लेते हैं स्क्रीन को, ये रहा। तो अब आप क्या लिख सकते हो कि यहाँ लिखेंगे U1 और यहाँ पे आ जाएगा बेटा M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ जाएगा M1 प्लस M2 और यहाँ पे आ गया ट्वाइस ऑफ M और U2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ये किसकी वैल्यू है, ये है V1 की वैल्यू। ध्यान से देखो इसको, ध्यान से देखो। अब ध्यान से देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि इसका पैटर्न याद किया जा सकता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ V1, अगर आपको V1 चाहिए तो यहाँ पे पहले लिख दो U1 के साथ एक बड़ा सा चीज रहेगा और यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ M2 है, ओके। ये वाला M2 है, M2 है ना। U2 के साथ क्या चल रहा था, U2 के साथ हाँ M2 चल रहा था, तो यहाँ पे M2 लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे है U1 और यहाँ पे है M2 U2 और बाकी चीजें, ठीक है। सो अगर मैं बोलूँ कि V2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, फॉर्मूला सोच समझ के, तो हम बोलेंगे यहाँ पे आ जाएगा बेटा U2 और यहाँ पे आ जाएगा M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 और यहाँ पे आ जाएगा ट्वाइस ऑफ M1 U1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो ये फॉर्मूला अगर आप याद कर लेते हो ना तो बहुत सारा आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट है ना, हर बार न्यूमेरिकल में आपका सॉल्व हो जाएगा यूं, ठीक है। तो फास्ट तरीका है, इसको याद रखिएगा, ध्यान रखिए। एक यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, ये 2 है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 माइनस 1, ठीक है। देखो ये 2 है तो 2 बड़ा रहना चाहिए, बड़ा है, बाकी चीजें आपको समझ में आ गई। तो ये फॉर्मूला पार्ट तो हो गया ओवर। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। अब देखिए इंपॉर्टेंट सिचुएशन में पहला सिचुएशन हमारे पास है कि इफ मासेज ऑफ 2 बॉडीज आर सेम, मतलब M1 इज इक्वल टू M2 हो जाए, जो कि M बोल देंगे हम लोग। तो आपको पता है कि V1 का जो फॉर्मूला हमने अभी देखा था वो ये था। अब आप इसी फॉर्मूले में जाके वो सिचुएशन पुट कीजिए, तो हम बोलेंगे V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो M माइनस M 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2M और यहाँ पे U2 डिवाइडेड बाई M प्लस M क्या होता है 2M। तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल, मतलब बोलेंगे V1 इज इक्वल टू आ जाएगा U2। और एक चीज देखते हैं कि V2 की जगह पे क्या आता है, तो हम बोलेंगे V2 क्या आ जाएगा, यहाँ पे V2 पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ आ जाएगा ये पार्ट 0 और यहाँ पे आ जाएगा बेटा U1, मतलब V2 इज इक्वल टू आ जाएगा U1। देख रहे हो कहाँ पे पुट किया हमने इन दोनों फॉर्मूले में जाके M हर जगह मास 1 मास 1 2 को हमने M और M पुट कर दिया। तो क्या मिल रहा है हमको कि V1 मिल जा रहा है किसको, मतलब V1 इज इक्वल टू क्या हो रहा है U2 का और V2 क्या हो जा रहा है, तो वो हो जा रहा है U1, मतलब वेलोसिटी इंटरचेंज हो जा रहा है। हम बोलेंगे वेलोसिटी गेट इंटरचेंज्ड, मतलब समझ में आ रहा है। देखो जैसे हमने बोला कि एक मास है, एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल में ज़्यादा बेहतर समझ में आता है। मान लीजिए ये 2 किलो का है और ये भी क्या है 2 किलो का है, ओके। तो ये 2 किलो है, ये आ रहा है मान लीजिए 1 मीटर पर सेकेंड से और ये आ रहा है बेटा 5 मीटर पर सेकेंड से। तो जब ये टकराएगा ना तो क्या हो जाएगा, आफ्टर कोलिजन की कहानी में ये जो है ये इधर जा रहा होगा 5 मीटर पर सेकेंड से और ये इधर जा रहा होगा 1 मीटर पर सेकेंड से। ध्यान दीजिएगा मैंने वेलोसिटी की बात की है, वेलोसिटी में डायरेक्शन की भी बात होती है। मतलब बिफोर कोलिजन वाला जो ए बॉडी का जो वेलोसिटी था, बिफोर कोलिजन में ए वेलोसिटी की जो वेलोसिटी थी, फिर से बिफोर कोलिजन में ए मास का ए बॉडी का जो वेलोसिटी था वो चला जाएगा बी को, ठीक है, आफ्टर कोलिजन में। एनीवे समझो यार, तो हमने क्या बोला कि 5 मीटर पर सेकेंड इसका हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड और यही वाला डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया आफ्टर कोलिजन की कहानी।
अब आपको ना बाकी कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सर सब कुछ करके लाएं और उसके बाद बताएं। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक हो गया जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए। बोलो बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। अब देखिए एक सवाल पूछा हुआ है जेई 2009 में कि एक गोल है, मतलब सर्कुलर पाथ है, यहां से ये बॉल जो है वो इधर आएगा ऐसे घूमते हुए, यहां से ऐसे ऐसे ऐसे, रेड पेन से लिख देता हूं, ठीक है। ये यहां से क्या हो रहा है, घूमते घूमते ऐसे आएगा और ये इधर से घूमते घूमते आएगा। बेटा इसकी वेलोसिटी कम है और ये डबल है, तो मैं बोलूं कि ये डबल दूरी तय करेगा। डबल दूरी मतलब कहां पे, देख 3 हिस्से में डिवाइड कर दे, एक हिस्सा, 2 हिस्सा और ये 3 हिस्से, ठीक है। तो हम बोलेंगे ये पहुंच जाएगा यहाँ पे और ये इधर से चलते 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 कहां पे आएगा, देखो यहाँ पे। तो पहला कोलिजन में तो यहाँ आएगा और दूसरे कोलिजन में बेटा क्या होगा, इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी बताओ तो? इसकी वेलोसिटी है v, तो ये वेलोसिटी इसको मिल जाएगी, इसको मिल जाएगी कितनी, v। और ये वाला जो ये जो बॉल था, ये जो बॉल इधर से चलते आ रहा था, ऐसे 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 चलते आ रहा था, जिसकी वेलोसिटी 2v थी, अब ये वेलोसिटी मिल गई इसको 2v। तो अब देखो ये कहाँ होगा, अब ये 2v है, 2v के स्पीड में जाएगा और जाएगा जाएगा, यहाँ पे जाके मिलेगा, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जाके मीट करेगा और ये यहाँ पे मीट करेगा। तो आपसे सवाल क्या पूछा है, आपसे सवाल क्या पूछा है कि बोथ मासेज आर आइडेंटिकल आर मूविंग ऑन अ प्लेन सर्कुलर पाथ विथ टेंजेंशियल वेलोसिटी v एंड 2v। बोलता है आफ्टर हाउ मेनी कोलिजन विल दे मीट अगेन, कितने कोलिजन के बाद वो मिलेंगे। तो हम बोल रहे हैं पहला कोलिजन कहां पे होगा बेटा, मीट अगेन एट ए, मतलब यहां पे, बोलता है यहां पे, कहां पे, ये ए पॉइंट था, ए पॉइंट पे कब मिलेगा, देखो पहला कोलिजन यहां पे हुआ, ठीक है, फिर दूसरा कोलिजन कहां पे, यहां पे, और तीसरे कोलिजन में बेटा फिर से कहां चला जाएगा, देखो तीसरे कोलिजन में फिर ये यहां पहुंच जाएगा और ये इतना दूर घूम के आएगा, यहां पे पहुंचेगा। बात समझ में आ रही है क्या? फिर से बताओ, देख समझ, मैं बोल रहा हूं कि इसकी वेलोसिटी बेटा यहां पे थी कितनी, 2v, और इसकी वेलोसिटी कितनी थी, इसकी वेलोसिटी है v। तो ये क्या होगा, ये दुगना दूरी तय करेगा कि नहीं, दुगना दूरी, हाँ दुगना दूरी मतलब कितना, यहां पे मीट करेगा, तो यहां और यहां, ठीक है। बात पहली फर्स्ट कोलिजन में यहां पहुंचा, मतलब इसकी वेलोसिटी बेटा ये जो आया, ये इधर से घूम के आया, ये अपनी वेलोसिटी किसको दे दिया, इसको, तो ये हो गया 2v और इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, अब हो गई v। अगली बार ये क्या करेगा, ये डबल दूरी तय करेगा, तो डबल दूरी तय करके कहां पहुंचेगा, यहां पे। तो मैं एक अलग डायग्राम बना के बताता हूं, यहां पे, यहां पहुंच गया, यहां पे पहुंचेगा, तो अब की बार क्या होगा, यहां पे होगा ये 2v से चल रहा था, ये 2v से चलता हुआ जाएगा, तो इसको मिल जाएगा 2v, इसको, और इसको क्या मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा v। अब देखो अगली बार क्या हुआ, ये हो गया सेकंड कोलिजन। सेकंड कोलिजन के बाद देखते हैं कि अब कहां होगा, तो हम बोलेंगे ये जो है इसके पे 3 हिस्से कर दो। अब ये इसकी वेलोसिटी v है, तो ये एक ही पार्ट, मतलब ये क्या करेगा, ये डबल दूरी तय करेगा और ये क्या करेगा, उसका आधा, तो ये कहां मिलेगा, यहां पे और ये यहां पे, देख रहे हो ए पोजीशन पे फिर मिल गया। तो कितने कोलिजन के बाद ए पोजीशन पे मिला है, तो हम बोलेंगे 2 कोलिजन के बाद। तो आंसर शुड बी बी। बात समझ में आ रही है? ए पे मिलना है दोबारा, टकराते टकराते, तो टकराते टकराते कितना बार टकराएगा, तो फिर वापस ए पे मिलेगा कम से कम तो 2 बार। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला हुआ है कि ए ब्लॉक है, वो ब्लॉक जाके क्या कर रहा है, हिट कर रहा है बी को। अब बी और सी के बीच में स्प्रिंग लगी है, तो ये क्या होगा, कंप्रेस वगैरह होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, बी और सी दोनों एक साथ चल देंगे, यही कहानी हो रही होगी। तो आपसे पूछा क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तीनों का मासेज सेम है, जिसको हम बोल रहे हैं कि दिस इज एम, और ये जो सरफेस है ये स्मूथ सरफेस है, आपको फ्रिक्शन वगैरह की चिंता नहीं करनी है। तो आपसे पूछा है कि फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, मैक्सिमम कितना कंप्रेशन होगा ये बात बतानी है। और सेकंड बोलता है कि फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हेन स्प्रिंग इज अंडर मैक्सिमम कंप्रेशन। मैक्सिमम कंप्रेशन जब होगा तो हमको बताना है कि काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का कितना होगा। सिस्टम मतलब ये जो बी और सी एक सिस्टम बना हुआ है ना, इसका बोलता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले कहानी समझिए। जब ए चल रहा होगा, ए चल के आके जब बी को हिट करेगा, ठीक है, बी को हिट करेगा, तो ए की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ए की वेलोसिटी हो जाएगी 0। ऐसे लिख देता हूं, वेलोसिटी ऑफ ए आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। क्यों 0 हुआ, आपको पता चल गया ना कि दोनों मासेज सेम है, तो क्या वेलोसिटी क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है, मतलब ए की वेलोसिटी बी को मिल जाती है, ठीक है। तो ए तो वेलोसिटी में था और बी क्या था, रुका हुआ था, तो बी का वेलोसिटी ए को मिल गया होगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए आफ्टर कोलिजन इज 0। अब देखो बी में क्या कहानी चल रही होगी, तो हम बोलेंगे बी दबना स्टार्ट हो गया होगा, तो हम बोलेंगे बी स्टार्ट, ऐसे लिख देना, स्प्रिंग स्टार्ट कंप्रेशन, कंप्रेशन अब स्टार्ट होने लग गया होगा। अब देखो दब रहा होगा, एक जब मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ होगा उसके बाद क्या होगा, सी भी चलना स्टार्ट कर दिया होगा,
मतलब बी और सी साथ में चलना स्टार्ट कर दिए होंगे, तो हम लिखेंगे कि एट मैक्सिमम कंप्रेशन जब हुआ होगा तब क्या हो रहा होगा, तो हम बोलेंगे कि बी और सी दोनों साथ में चलना स्टार्ट कर दिए होंगे, बी एंड सी स्टार्ट मूविंग with same velocity। कितना हो गया होगा, सेम वेलोसिटी से। अब समझिए कि अगर मैं बोल रहा हूं कि मान लीजिए b जो है ना x कंप्रेस हुआ है, ठीक है, इसमें कितना कंप्रेस हुआ है x, तो ये भी कितना आगे बढ़ गया होगा उस समय x, b अगर x चला तो ये भी x चला, तो मैं बोलूं कि b की अगर वेलोसिटी x मीटर पर सेकेंड है तो c की भी वेलोसिटी क्या आ जाएगी, x मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रहा है? तो हम बोलेंगे बेटा कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन की कहानी। बिफोर कोलिजन मोमेंटम क्या था, हम बोलेंगे मोमेंटम केवल इसका था ए ब्लॉक का, तो हम बोलेंगे m इंटू वी। आफ्टर कोलिजन ए तो रुक गया, तो कौन कौन चल रहा है, बी और सी, कितना कितना चल रहा है, तो हम बोलेंगे m इंटू वेलोसिटी कितनी हो गई है x, और दूसरे वाले की भी वेलोसिटी कितनी हो गई है, x हो गई है। तो क्या आप यहां से x m कॉमन लेके सबको उड़ा सकते हो, तो हम बोल सकते हैं कि v इज इक्वल टू हो जाएगा 2x, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि x इज इक्वल टू v अपॉन 2। बोलो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में, क्या क्या कहानी चल रही है समझ में आ रहा है? दोबारा सुनना इसको, ठीक है, अगर दिक्कत हुई तो दोबारा सुनना। तो हम बोल रहे हैं भैया x जो है ना, x क्या है, x है स्पीड ऑफ b, या हम बोल सकते हैं कंप्रेशन इन b, ठीक है। स्पीड और कंप्रेशन दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा डिस्टेंस और स्पीड एक समय पे सेम होता है जब टाइम 1 ले लिया जाए। तो हम बोल रहे हैं कि यहां पे जो वेलोसिटी है वो भी क्या है, ब्लॉक बी की वेलोसिटी, ऐसे लिख देता हूं रुको, ब्लॉक बी की वेलोसिटी ब्लॉक सी की वेलोसिटी के साथ हो जाएगा, और ये हो जाएगा x मीटर पर सेकेंड। कंप्रेशन कितना है, तो हम बोलेंगे कंप्रेशन जो है वो है x। बात समझ में आ रही है? तो आपने आपसे क्या पूछा था मैक्सिमम कंप्रेशन, हमने क्या बोला है, हमने बोला है x की वैल्यू हमने निकाला है v/2। तो अब हम अगर बात करें कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, कौन सा सिस्टम, ये वाला सिस्टम, देखो ये बी और सी वाला, ठीक है, बी और सी वाला जो सिस्टम है ना बना हुआ एक स्प्रिंग से अटैच, बोलता है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हम बोलेंगे बताते हैं। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी बेटा हाफ mv² प्लस हाफ mv²। दोनों का v कितना है, आप बोलोगे v मतलब x है, ब्लॉक b का वेलोसिटी कितनी है, x है, तो हम बोलेंगे हाफ m और x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, सही है, x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। हम बोले कि भाई x वगैरह जो आपने वेरिएबल लिया है इसको मैं चाहता हूं v के टर्म में बात करें, तो क्या आप बोल सकते हैं v² अपॉन 4 प्लस v² अपॉन 4, कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करके बताइए। तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ m ट्वाइस ऑफ v² अपॉन 4, 2 यहाँ से कैंसिल कर लो, तो ये आ जाएगा अपना 1/4 mv²। क्या आया ये जवाब है आपका सेकेंड पार्ट का। सेकेंड पार्ट क्या था, पूछा था आपसे फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हेन स्प्रिंग इज अंडर मैक्सिमम कंप्रेशन। ओके, अब बात आती है कि भाई मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ कितना, इसके बारे में बात करनी है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। हम बोलेंगे फर्स्ट पार्ट के लिए ना आप लगा लो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, कंजर्वेशन, बताता हूँ कैसे होगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर हम लगा दें तो क्या आएगा, तो हम बोलेंगे सबसे पहले जो काइनेटिक एनर्जी दी गई थी, मतलब हाफ mv², ये खर्च हुआ है किसमें, तो आप बोलोगे कि उसको मोशन करवाने में, मतलब सिस्टम का जो टोटल काइनेटिक एनर्जी था वो कितना है 1/4 mv²। लेकिन और कहाँ खर्च हुआ, उसको दबाने में मतलब पोटेंशियल एनर्जी वहां पे बन गई। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हाफ kx², और यहां से x की वैल्यू आप निकालोगे। तो हम बोले हैं कि बेटा एक काम करते हैं, 2 यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे कट गया, सही है, m अच्छा ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आ रहा है mv² माइनस हाफ mv² इज इक्वल टू क्या आ रहा है kx²। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे आता है mv² अपॉन 2, नीचे आ गया बेटा k, और इसका क्या आ जाएगा रूट, ये क्या आ गया, ये आ गया x, और x ही क्या है, कंप्रेशन है। तो आप क्या बोल सकते हो कि v को बाहर रख लो, बाकी को अंदर ही रहने दो, m/2k। सो दिस इज कंप्रेशन इन स्प्रिंग। कब, जब ये मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ था, ठीक है। सो यहाँ पे ये अपना क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग बात करते हैं सिचुएशन 2 की। सिचुएशन 2 में हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि व्हेन वन मास इज टू बिग, सिचुएशन 1 याद है ना आपको, दोनों में मासेज सेम थे। इस बार क्या कर रहे हैं, इस बार हम बोल रहे हैं कि एक मास बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू फर्स्ट मास, या एक दूसरा मास से।
तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया कि मान लीजिए हमारे पास सिचुएशन क्या था कि दो बॉल थे, दोनों u1 और u2 से जा रहे थे, आफ्टर कोलिजन जो है उनकी वेलोसिटी हो गई है v1 एंड v2। तो ऐसे सिचुएशन के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले थे, आपको याद होगा कि v1 इज इक्वल टू होता है दिस पार्ट एंड v2 इज इक्वल टू दिस। तो ये अब तक आपको याद हो गया होगा, और नहीं याद हुआ है तो याद हो जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि m2 बहुत बड़ा है, m2 बहुत बड़ा है m1 से, मतलब m1 जो है ना वो लगभग 0 मास है, लगभग 10 to 0 है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि m2 जो है ना वो इनिशियली क्या था, मतलब बड़ा वाला मास जो है ना इनिशियली रेस्ट पे, बड़ा वाला मास क्या था, रेस्ट पे था। छोटा वाला मास आया जिसका कि मास बहुत कम है, वो आया टकराया तो क्या होगा, तो रिबॉन्ड हो जाएगा। अब यही चीज ना मैथमेटिकली देखेंगे। तो हमने बोला कि भाई v1 की वैल्यू अगर इसमें पुट कर दी जाए वही सिचुएशन के साथ तो क्या आएगा। तो हमने बोला कि देखो m1 को तो 0 मानना है, तो अगर आप v1 में ये वाला बात 0 पुट कर दो तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे आ जाएगा -u1, हमने लिख दिया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो आपने बोला कि m2 और m1 तो 0 है तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो आपने बोला कि भाई ये वाला आ जाएगा 2u2, और u2 आपको पता है कि क्या मैंने बोला था कि मास 2 जो है रेस्ट पे, मतलब इनिशियली u2 कितना है, 0 है। अगर u2 0 है तो क्या आ जाएगा, v1 इज इक्वल टू -u1। अब समझो क्या हो रहा है कि पहले वाला बॉडी जो छोटा बॉडी था वो गया टकराया और लौट गया उल्टे डायरेक्शन में, मतलब क्या ये रिबॉन्डिंग सिचुएशन नहीं है। तो इसी चीज को हम बोल रहे हैं कि रिबॉन्ड हो रहा है। और अगर आप v2 निकालना चाहो ना तो v2 की वैल्यू 0 आएगी, कैसे, तो यहाँ पे पुट करके देख लीजिए। अब हम बात करते हैं कि सेकंड अपना सीन का। सेकंड सीन में ये है कि इफ m2 इज एट रेस्ट, बड़ा वाला मास रेस्ट पे है, ठीक है, बड़ा वाला मास क्या है, रेस्ट पे, और m1 क्या है इस पर बहुत बड़ा है। हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि m2 जो है वो रेस्ट पे, m2 कौन है, छोटा मास एकदम रेस्ट पे है, बड़ा वाला मास आया और तौर से उसको दिया, ठीक है। तो बड़ा मास क्या है, इस बार मोशन में है। तो हम बोलेंगे ऐसे सिचुएशन में आप फॉर्मूला में वापस जाइए, वैल्यू पुट कीजिए, आपको दिखाई देगा कि v1 इज इक्वल टू u1। समझ में आ रहा है। चलो तो यहाँ पे क्या 10 to 0 लेना है अपने को, यहाँ पे 10 to यहाँ पे लेना है अपने को, यहाँ लिख देता हूँ m2 10 to 0, m2 की वैल्यू 0 ले लीजिएगा, तो आपको दिखाई देगा कि v1 इज इक्वल टू u1 एंड v2 की जगह पे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा ट्वाइस ऑफ u1। अब इन बातों को ना आपको ध्यान रख लेनी है, कैसे कैसे है आपको एक बार डिराइव करके खुद से देखिए, आपको ज्यादा बेहतर फील आएगा। और इसी के साथ अपना ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और वहां पे हम लोग इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन पढ़ेंगे। थैंक यू।